नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 18 मार्च 2025 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट देख लीजिए। कार्ल जंग का कोट है, इफ द पाथ बिफोर यू इज क्लियर यू आर प्रोबेबली ऑन समवन एल्स। मतलब आपके सामने का रास्ता अगर क्लियर है तो इसका मतलब आप किसी और के रास्ते पर चल रहे हो, आपके खुद के रास्ते पर नहीं चल रहे हो। इसका मतलब देखो ये है, हम ना काफ़ी बार कॉपी करते हैं, दूसरों ने जो किया है वहीं कर ले, उनसे गाइडेंस मिल जाएगी। बट आप में से देखो बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिनका परिवार में आज तक किसी ने सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं की है। आपके सामने रास्ता क्लियर नहीं था, आपने खुद तैयारी स्टार्ट की, खुद से प्रयास किए, इधर उधर सर्च किया, इधर उधर किसी से मदद मांगी। मतलब बहुत मुश्किल आपको शुरुआत में आई, आपके सामने रास्ता क्लियर नहीं था, आपने अपना खुद का रास्ता बनाया। एक तो आप लोगों की कैटेगरी है। एक वो लोग हैं जो बस दूसरों के रास्ते पर चल रहे हैं, जो दूसरे कर रहे हैं वही कर रहे हैं, अलग से अपने लिए रास्ता नहीं बना रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला कोट है ये कार्ल जंग का। अगर आपके सामने का रास्ता क्लियर है तो इसका मतलब ये रास्ता आपका नहीं है, किसी और का रास्ता है। मतलब देखो, हमें ना लाइफ में जोखिम उठाने से डरना नहीं चाहिए। जब भी हम कुछ नया करते हैं तो चैलेंजेस आएंगे ही, लेकिन रास्ता अपने आप बनता जाएगा, यही कहता है कोट। अब इसको आप ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दो कि कोई सिविल सर्वेंट है, कोई नया काम करता है, इनोवेशन लेके आता है, चाहे सोसाइटी के लेवल पे देख लो, हर एक लेवल पे आप इस कोड को देख सकते हो। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर से संबंधित। दूसरे नंबर पे इंडिया तालिबान के साथ रिश्ते सुधार रहा है। और तीसरे नंबर पे बिजनेस स्टैंडर्ड का फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित आर्टिकल है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले ना हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो बेसिक्स हैं वो समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर देश की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर देश की जीडीपी में अभी कितना कंट्रीब्यूट करता है? 9%। 2025 तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो साइज है वो $1.4 ट्रिलियन हो जाएगा। और 2030 आते आते ऑलमोस्ट 3 करोड़ जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे होंगे। ये फैक्ट देखो इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए, ऐसे आए, आप इन रेडीमेड फैक्ट्स का यूज कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखो सब आता है। आप अपने आसपास बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, डैम, ये सब देखते हो, सब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आता है। हाल ही में ना L&T के जो चेयरमैन है ना, एन सुब्रमण्यम, इन्होंने ना एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये बोला कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ना लेबर की शॉर्टेज हो रही है। उनका ये कहना है कि वर्कर ना आज के समय में रीलोकेट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको वेलफेयर स्कीम्स का लाभ मिल रहा है। समझ गए पॉइंट? उनका ये कहना है, जैसे किसी राज्य का वर्कर है, हमेशा बिहार का नाम क्यों ले, कोई भी राज्य का वर्कर है, अब उसको ना घर बैठे वेलफेयर स्कीम्स का लाभ मिल रहा है। उसको लग रहा है यार मेरा काम चल रहा है, सरकार से स्कीम का लाभ मिल रहा है, क्यों ही काम करने के लिए दूसरे राज्य में जाएं। समझ गए? तो इस वजह से वर्कर्स ना अब काम नहीं करना चाहते। पर राइटर बोलते हैं, देखो L&T चेयरमैन की जो ये स्टेटमेंट है पूरे नैरेटिव को ना ओवर सिंप्लीफाई करती है। वर्कर ना बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। वो भी रीजन है जिसकी वजह से वो दूसरे राज्यों में रीलोकेट नहीं होना चाहते काम करने के लिए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स की रियल प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले है फ्रेगमेंटेड एम्प्लॉयमेंट। फ्रेगमेंटेड एम्प्लॉयमेंट मतलब खास करके जो माइग्रेंट वर्कर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा रीलोकेट करते हैं। जैसे राम है फॉर एग्जांपल, बिहार से हैं या फिर उड़ीसा से हैं। दिल्ली में 3 महीने काम किया, फिर गुड़गांव में 2 महीने, फिर नोएडा में, बीच में गैप आ गया। हर जगह नया रजिस्ट्रेशन, नया पेपर वर्क। कंटिन्यूटी कहाँ है? जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। वेलफेयर स्कीम्स के जो लाभ हैं वो कंसिस्टेंटली नहीं मिल पाते हैं। वर्किंग जो कंडीशंस हैं बहुत ज़्यादा खराब हैं। और डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम देखो वर्कर्स के साथ बहुत ज़्यादा होती है। पढ़े लिखे कई बार नहीं होते, तो वेलफेयर स्कीम्स का लाभ उठाने के लिए हर जगह नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स लाओ, आइडेंटिटी प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ लाओ, रेंटल एग्रीमेंट लाओ। अब कई बार मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट करवाता नहीं है, तो वर्कर्स को बहुत दिक्कत आती है नई जगह पे वेलफेयर स्कीम्स का लाभ उठाने में। समझ गए? वैसे देखो 1996 का ना एक एक्ट है,
बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। इस एक्ट के अंदर ना स्टेट गवर्नमेंट 1 से 2% ना कंस्ट्रक्शन सेस कलेक्ट करती है और इस पैसे का यूज ना वर्कर्स के वेलफेयर के लिए होता है। अब ये 1 से 2% कंस्ट्रक्शन सेस लगा के 70,000 रुपये इकट्ठे तो कर लिए गए जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स के वेलफेयर के लिए यूज होने थे, बट देखो ये जो अमाउंट है ना, ज़्यादातर अमाउंट ऑलमोस्ट 75% मान लीजिए 75% जो अमाउंट है ये अनयूटिलाइज्ड है। मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स के वेलफेयर के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया लेकिन वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए यूज ही नहीं किया। फिर देखो एक इशू ये भी है, कंस्ट्रक्शन वर्कर कहलवाने के लिए ना 1 साल में 90 दिन का वर्क दिखाना जरूरी होता है, तभी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट कौन देता है? एम्प्लॉयर देते हैं। लेकिन कई बार ना ठेकेदार के थ्रू, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कंस्ट्रक्शन वर्कर आते हैं और कॉन्ट्रैक्टर उनको सर्टिफिकेट देता नहीं है, तो उनको उनके काम के लिए सर्टिफिकेट मिला नहीं, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स को जो लाभ उन्हें ऑफिशियली मिलने चाहिए थे वो मिले नहीं क्योंकि उनके पास में सर्टिफिकेट है नहीं। ये दिक्कत आती है। फिर एक इशू आता है सीजनल डिसरप्शंस का। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो देखो सीजनल डिसरप्शन से अफेक्टेड होता है। कैसे? कई बार देखो हीट वेव आ गई, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बैन कर दी, बारिश का सीजन आ गया, कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया। तो देखो ऐसी सिचुएशन में नुकसान किसको होता है? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को होता है। कायदे से इसका कंपनसेशन उन्हें मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पाता। तो ये सारी दिक्कतें फेस करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स। इसी वजह से लेबर की जो शॉर्टेज है वो कम हो रही है, ना कि जो एलएनटी के चेयरमैन ने बोला कि हाँ भाई वेलफेयर स्कीम से इतना पैसा मिल रहा है कि अब वो काम करना नहीं चाहते। इसके बाद राइटर सॉल्यूशंस भी बताते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स के लिए। सबसे पहले एक ना यूनिफाइड नेशनल लेबर आईडी सिस्टम होना चाहिए। यूनिफाइड नेशनल लेबर आईडी सिस्टम, जैसे देखो आधार कार्ड है ना, वैसे ही हर एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर के लिए ना एक यूनिफाइड आईडी होनी चाहिए। और जो ई श्रम पोर्टल पे वर्कर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं ना, उनको आप लिंक कर दो BCOW रजिस्ट्रेशन के साथ में। BCOW अभी हमने डिस्कस किया ना, ये जो बोर्ड है जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स के लिए काम करता है, ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस। तो इस बोर्ड के साथ में ना आप लिंक कर दो ई श्रम रजिस्ट्रेशंस को, दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। तो फिर देखो जो 70,000 करोड़ रुपए सेस से इकट्ठा किया है ना BCOW के द्वारा, फिर वहां से सीधा पैसा भेजा जा सकेगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स को। तो ये पहला पॉइंट राइटर देते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड की तरह एक यूनिफाइड आईडी सिस्टम होना चाहिए और BCOW रजिस्ट्रेशन को ई श्रम पोर्टल के UAN के साथ में लिंक कर दिया जाए। वर्कर्स का डेटा जब देखो इंटीग्रेट होगा तो उनके जो बेनिफिट्स हैं वो भी पोर्टेबल होंगे, आसानी से उनको मिल सकेंगे। फिर वो रिलोकेट भी करते हैं तो उनको दिक्कत नहीं आएगी, उनको दूसरे राज्य में भी वेलफेयर बेनिफिट्स मिल सकेंगे और वो कतराएंगे नहीं अपना राज्य छोड़ने में। फिर आता है दूसरा पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट्स को देखो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म अडॉप्ट करना चाहिए ताकि जो वेलफेयर स्कीम्स का लाभ है वो ज्यादा अच्छे से एक्सेस कर सकें कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स। वेलफेयर स्कीम्स की जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो। क्या हो सकता है? ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन हो सकता है आधार सीडिंग के थ्रू। मतलब सारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स का डेटा सेंट्रलाइज्ड हो, एक ही जगह इकट्ठा हो, और जब कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर का वर्कर लाभ उठाने की कोशिश करे तो आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन हो जाए और रियल टाइम बेसिस पे ट्रैकिंग हो सके कि वेलफेयर स्कीम का लाभ कितने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स तक पहुंचा है, कितने तक पहुंचना बाकी है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन प्रोटोकॉल। कई बार देखो डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत आती है ना वर्कर्स को, तो अल्टरनेटिव प्रूफ्स को भी एक्सेप्ट किया जाए। मैंने देखो एक चीज ये देखी है, कई बार ना जैसे डॉक्यूमेंट का अनिवार्य होना
ये सब किस लिए होता है? ये सब इसलिए होता है कि कोई गलत आदमी इसका फायदा ना उठा सके। बट कई बार सरकारी कर्मचारी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे लार्जर गोल तो भूल गए हैं कि करप्शन को रोकना, लीकेजेस को रोकना। वो बस डॉक्यूमेंट पे अड़ जाते हैं, हमें यही चाहिए। वो ये भूल जाते हैं कि भैया दूसरे डॉक्यूमेंट से भी उसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, वो गलत आदमी नहीं है, लेकिन वो अड़ जाता है कि मुझे तो यही चाहिए, मैं और कोई स्वीकार नहीं करूंगा। मानता हूं कई बार देखो उनके सीनियर्स भी बोलते होंगे कि तुमने ये डॉक्यूमेंट क्यों एक्सेप्ट किया, लेकिन पॉइंट आप समझ गए ना, बहुत ज्यादा इस प्रकार से है। ये सारे रूल्स बनाए जाते हैं लार्जर एम को अचीव करने के लिए। लार्जर एम भूल जाते हैं, मतलब जो फाइनल लक्ष्य है डॉक्यूमेंट्स का, वो तो सरकारी कर्मचारी भूल जाते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन में वर्कर्स को फंसा लेते हैं। तो राइटर बोलते हैं अल्टरनेटिव प्रूफ को एक्सेप्ट करना चाहिए, वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल को थोड़ा रिलैक्स किया जाए, और कंस्ट्रक्शन साइट पे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कैंप्स लगाए जाएं। इसके अलावा एम्प्लॉयड इशूड सर्टिफिकेट जो है उस पर डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। ये सब करना चाहिए। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट से संबंधित पॉइंट। अगर देखो लॉन्ग टर्म लेबर शॉर्टेज एड्रेस करनी है ना, तो स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। आपको पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी इवोल्व कर रही है, तो उसी के हिसाब से स्किलिंग जो इकोसिस्टम है ना, वो डेवलप करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन है, मॉड्यूलर बिल्डिंग है, ग्रीन कंस्ट्रक्शन है। तो इन सब के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, तो स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करनी होगी। और देखो सिर्फ स्किलिंग से काम नहीं चलेगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स को ना सेफ इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना जरूरी है। एक तरफ मीडियम टर्म स्किलिंग इनिशिएटिव चलाए जा सकते हैं, दूसरी तरफ वर्क प्लेस पे जो सेफ्टी है वो इंश्योर की जा सकती है, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव की जा सकती है। जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स अगर काम करें तो प्रॉपर सेफ्टी गियर के साथ में, हाइजीन फैसिलिटीज के साथ में, हाउसिंग उनके लिए अच्छी होनी चाहिए, रेस्ट पीरियड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स के लिए अवेलेबल हों। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया एंड तालिबान रिलेशंस से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो इंडिया लगातार तालिबान के साथ में अपने रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने तालिबान को इजाज़त दी कि वो इंडिया में अफगानिस्तान के जो नए एनवॉय हैं एम्बेसी में, उनको अपॉइंट कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी का यानी भारत सरकार का ये जो कदम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तालिबान को ये पावर देना कि वो इंडिया में अफगानिस्तान एम्बेसी में नए राजदूत को अपॉइंट करें, इसका मतलब तो ये है कि भारत ने स्वीकार कर लिया है कि अफगानिस्तान में जो लेजिटिमेट रूलर है वो तालिबान है। इससे पहले भी देखो दुबई में ना, एक तरफ भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मुताकी, इन दोनों की मीटिंग हुई थी दुबई में। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में पॉलिटिकल इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और कैसे इंडिया अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर सकता है, इस सिलसिले में। जब से देखो तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया ना, तो शुरुआत में बोला गया कि अब अफगानिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस खत्म हो जाएंगे क्योंकि तालिबान के साथ इंडिया की बनती नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद से ही, अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था, कुछ समय के बाद से ही इंडिया लगातार तालिबान के साथ में रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है। लेकिन देखो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में सिचुएशन ये है कि तालिबान काफ़ी ज़्यादा ना अत्याचार कर रहा है। जैसे खास करके महिलाओं के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और वहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत सारे काम बैन कर दिए गए हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर में महिलाएं काम नहीं कर सकती, नेशनल पार्क्स में काम नहीं कर सकती। एक प्रकार से ना जेंडर अपैर्थीड देखने को मिल रहा है अफगानिस्तान में। जैसे साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के समय में रंग भेद की नीति उस समय की माइनॉरिटी वाइट गवर्नमेंट ने फॉलो की थी ना, ब्लैक्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। ठीक वैसी ही पॉलिसी जेंडर के नाम पे तालिबान जो है वो फॉलो कर रहा है। तो देखो ये जो इंडिया का स्टेप है ना कि तालिबान को अलाउ करना कि वो इंडिया में उनकी जो एम्बेसी है वहाँ पे नए राजदूत अपॉइंट कर सकें, इससे इंडिया थोड़ा इन्फ्लुएंस जरूर गेन कर सकता है अफगानिस्तान में, जो इंडिया के इंटरेस्ट में है। चाइना ने ऑलरेडी ऐसा कर दिया है। चाइना ने पिछले साल ही तालिबान को इजाज़त दे दी थी कि चाइना में वो तालिबान जो है अपना राजदूत अपॉइंट कर सकें अपने हिसाब से। और इवन देखो खबरें तो ये भी हैं कि चाइना जो है
तालिबान को इजाज़त दे रहा है कि वो आप अगर हमारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होना चाहते हो तो आप हमारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो सकते हो। तो ऑलरेडी चाइना तालिबान के साथ में रिलेशन काफ़ी इंप्रूव कर चुका है। और बात रही पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साथ तो तालिबान के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं पिछले कुछ समय में, क्योंकि देखो एक तरफ पाकिस्तान ने तालिबान को कई सालों तक सपोर्ट किया ये सोच के कि एक बार अगर तालिबान सत्ता में आ गया तो वो हमारी कठपुतली होगा, लेकिन देखो ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही तालिबान सत्ता में आया, तालिबान ने अपनी ऑटोनमी को असर्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो पाकिस्तान की बात मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। इवन तहरीक तालिबान टीटीपी जो पाकिस्तान में टेरर अटैक्स कैरी आउट कर रहा है, उसको भी तालिबान के द्वारा सपोर्ट किया गया। तो दो चीज़ें देख ली आपने, एक तरफ तालिबान महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है और दूसरी तरफ तहरीक तालिबान को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में टेरर अटैक्स कैरी आउट करने के लिए, और तीसरी तरफ तालिबान से खुद से अफगानिस्तान में टेररिज्म नहीं संभल रहा है। वहाँ पे ना इस्लामिक स्टेट का आतंक बढ़ता जा रहा है अफगानिस्तान में। इस्लामिक स्टेट ने हाल ही में वहाँ के जो रिफ्यूजी मिनिस्टर है ना, खलील उर रहमान हक्कानी, इनको मार दिया, असैसिनेशन कर दिया। तो मतलब तालिबान से खुद से वहाँ की सिचुएशन संभल नहीं रही है और इस्लामिक स्टेट लगातार अटैक्स कैरी आउट कर रहा है। रशिया में भी इस्लामिक स्टेट ने टेरर अटैक्स कैरी आउट किए और एक यूएन की रिपोर्ट कहती है इंडिया में भी जो इस्लामिक स्टेट है ना, वो लोन वोल्फ एक्टर्स रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा है ताकि इंडिया में भी बड़े स्केल पे टेरर अटैक्स कैरी आउट किए जा सकें। अफगानिस्तान में जलालाबाद में जो इंडिया की एम्बेसी है ना, वहाँ पे भी उन्होंने एक हमला करवाया, एक पर्सन की डेथ हो गई। तो इंडिया भी अब इस्लामिक स्टेट की फायरिंग लाइन में है। तो देखो इंडिया ने तालिबान के साथ में एंगेज करना स्टार्ट कर दिया है, रिश्ते सुधारना स्टार्ट कर दिया है, बट इंडिया को ये भी देखना चाहिए कि तालिबान के साथ रिश्ते सुधारने में रिस्क भी है। रिस्क देखो ये है, कोई तालिबान बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, तालिबान अच्छा काम नहीं कर रहा है और इंडिया अगर तालिबान को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब तो इंडिया खराब काम को सपोर्ट कर रहा है ना। वर्ल्ड में इंडिया की भी थोड़ी बेइज्जती होगी कि हाँ यार तालिबान इतना अत्याचार कर रहा है महिलाओं के ऊपर, आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है और आप उसके साथ में रिश्ते सुधार रहे हो। इंडिया तो हमेशा टेररिज्म के खिलाफ मुखर रहा है। टेररिज्म के अगेंस्ट कन्वेंशन हमने यूएन में लाने की कोशिश की। पाकिस्तान जो टेररिज्म को स्प्रेड करता है उसको हमने एक्सपोज किया अलग अलग वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म्स पर। तो मतलब समझ गए ना। तो तालिबान के साथ में इंडिया फर्दर एंगेज करे उससे पहले इंडिया को तालिबान को ये बोलना चाहिए भाई ये सब चीज़ें हैं, आप इन पे इम्प्रूवमेंट लाओ। अभी अगर तालिबान से इस्लामिक स्टेट नहीं संभल रहा है तो तालिबान को रीजनल पार्टनर्स के साथ में एंगेज करना चाहिए। दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल के इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट लड़ाई लड़े। ऐसा ना हो कि इस्लामिक स्टेट तालिबान की कमजोरी के चलते अफगानिस्तान में और ज़्यादा जड़ें जमा ले। फिर फर्दर खतरा किसको है? अफगानिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं उन्हीं को होगा, हमको भी खतरा होगा अगर इस्लामिक स्टेट और ज़्यादा मजबूत हो गया अफगानिस्तान में। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इंडिया के तालिबान के साथ में रिलेशंस तो इंप्रूव हो रहे हैं लेकिन रिस्क भी हैं। अब देखो इस आर्टिकल में ना बहुत सारे टेरर अटैक्स के बारे में बताया गया है। जैसे तहरीक तालिबान ने अकेले फरवरी में 150 के आसपास टेरर अटैक्स किए, 180 लोगों की जान चली गई। वो सब डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती वो मैं काट देता हूँ ताकि जो बेकार की अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो आपको ना मिले, आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, बिजनेस स्टैंडर्ड का FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव हो चुका है बट इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस अभी भी हैं। आप सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले FPO का मतलब क्या है? FPO का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो किसानों का एक ग्रुप होता है। ये छोटे और जो मंझले किसान है ना वो मिल के बनाते हैं ये ग्रुप। ये FPO जो होता है वो एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर होता है। बाद में आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एक कंपनी के तरह होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आगे आएगा पॉइंट। देखो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदे देखो बहुत सारे होते हैं। फ़ायदे अभी बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे देखो सबसे पहले एक किसान है, जैसे एक किसान
अपनी 100 किलोग्राम की फसल मंडी में बेचना जाएगा, उस किसान की बात को कोई नहीं सुनेगा, कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। लेकिन 100 किसान एक साथ अपनी फसल को बेचेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 100 किसानों की आवाज़ को लोग सुनेंगे जो व्यापारी हैं, क्योंकि उनके पास में माल ज़्यादा है। एक किसान बीज लेने जाएगा तो उसको कोई सस्ता बीज नहीं देगा, महंगा देगा। 100 किसान बीज एक साथ लेने जाएंगे तो फायदा होगा, व्यापारी को इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा तो वो सस्ता बीज देगा। उसी प्रकार से फाइनेंशियल सर्विस अवेल करनी है। कई बार एक किसान जाता है, उसको लोन नहीं मिलता, लेकिन एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जाती है तो उसको लो इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, इंश्योरेंस कवरेज बढ़ जाता है और मिडिल मैन बीच में नहीं होता, तो इस वजह से कंज्यूमर से डायरेक्ट लिंक कई बार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का हो जाता है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से किसानों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का लाभ मिल जाता है। समझ गए? एक किसान को पता नहीं लगता दूसरे किसान क्या कर रहे हैं। 100 किसानों का ग्रुप है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। वो कहीं से टेक्नोलॉजी सीख के आया, 100 के 100 किसान उस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखते हैं खेती के किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं। समझ गए? अब 2020 में ना एनडीए की सरकार ने ना एक स्कीम लॉन्च की थी कि हम ना 10,000 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और इसके लिए एक फंड भी एलोकेट किया गया था 6,865 करोड़ का। अब देखो पेपर पे वो टारगेट अचीव हो गया है। 10,000वां जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो है एमी ग्राम विकास। ये बिहार के खगड़िया में रजिस्टर्ड हुआ 25 फरवरी को। तो 10,000 एफपीओ वाला टारगेट तो अचीव हो गया है। अगर पहले से जो एग्जिस्टिंग एफपीओ बने थे उनको भी काउंट कर लें तो आज हमारे देश में टोटल जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी संख्या 44,000 के आसपास है, 44,000। लेकिन देखो आप एक बात ध्यान रखिए, सारे के सारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल नहीं है। कुछ सिर्फ कागज पर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ कॉमर्शियली वायबिलिटी के इश्यूज से जूझ रहे हैं, लेकिन देखो कुछ वेल मैनेज्ड एफपीओ भी हैं जिनका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का है। स्मॉल इकोसिस्टम में 1 करोड़ का टर्नओवर होना बहुत बड़ी बात है। इन्हें आप रूरल यूनिकॉर्न भी बोल सकते हो। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, महाराष्ट्र में ना एक सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र में, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जो ये सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें 8,000 से ज़्यादा किसान मेंबर हैं। ये अच्छी क्वालिटी के ग्रेप्स यानी अंगूर और वेजिटेबल्स को ना एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जो एनुअल टर्नओवर है वो 300 करोड़ से भी ज़्यादा है। समझ गए? इंडिया में लगभग देखो 3 मिलियन यानी 30 लाख जो किसान हैं वो इन एफपीओ से जुड़े हैं, जिसमें से 40% तो वुमेन हैं। तो ये एफपीओ जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक माध्यम है। अब देखो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम यही है कि किसानों की इनकम कैसे बढ़े, इस पे फोकस करना। और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ क्रॉप्स से रिलेटेड नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और रूरल ऑक्यूपेशन सबसे संबंधित है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। वैसे देखो राइटर बोलते हैं जो एफपीओ का कंसेप्ट है वो नया कंसेप्ट नहीं है। 1904 में कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में आई थी, लेकिन उस समय 1904 में ज़्यादातर कोऑपरेटिव्स जो स्टार्ट हुए वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस की इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा थी। अब आपको बताता हूँ कोऑपरेटिव्स जैसे अमूल है और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस देखो ये है, एफपीओ एक प्राइवेट कंपनी की तरह ऑपरेट करता है और कोऑपरेटिव तो देखो 1 मेंबर 1 वोट के कंसेप्ट पे ऑपरेट करते हैं। 1 मेंबर 1 वोट। तो कोऑपरेटिव में जो कंट्रोल है वो डेमोक्रेटिक होता है। एफपीओ में जो कंट्रोल है ना वो शेयर के हिसाब से होता है, जिस किसान का ज़्यादा शेयर उसके पास में ज़्यादा वोटिंग राइट्स होंगे, जैसा प्राइवेट कंपनी में होता है। प्राइवेट कंपनी में जिसका जितना हिस्सा कंपनी में उसका उतना शेयर होता है, उसका उतना से होता है कंपनी को चलाने में। तो
एफपीओ कंपनी की तरह ऑपरेट करते हैं और कोऑपरेटिव थोड़ा डेमोक्रेटिक ढंग से ऑपरेट करते हैं, जैसे 1 मेंबर 1 वोट। कोऑपरेटिव पहले जो आए थे ना, कुछ ही एरियाज में सफल हो पाए, जैसे देखो मिल्क सेक्टर में, शुगर सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में। बाकी सेक्टर्स में फेल हो गए कोऑपरेटिव्स नेतागिरी की वजह से। समझ गए? अच्छा, इसके बाद देखो 2-3 और भी फायदे हैं। जो पहले मैंने फायदे गिनवाए थे ना, 2-3 फायदे और भी हैं, उसी में ऐड कर लीजिएगा। एक देखो लॉजिस्टिक्स में भी फायदा करवाते हैं एफपीओ वाले। लॉजिस्टिक में फायदा जैसे देखो, एक किसान अपनी मंडी में फसल ले जाना चाहता है, 100 किलोग्राम फसल है, उसको इतना खर्चा आएगा, एफिशिएंट नहीं है सिस्टम। लेकिन अगर 15 किसान मिल के अपनी फसल मंडी में बेचते हैं एक ट्रैक्टर को किराए पे करके, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है। तो लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट होता है जब किसान ग्रुप में काम करते हैं। फिर देखो रिसोर्स पूलिंग भी होता है। रिसोर्स पूलिंग जैसे एक किसान के पास में कोई इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर है, वो दूसरे किसान से शेयर कर सकता है, सीड्स शेयर हो जाते हैं, तो रिसोर्सेज आपस में पूल हो जाते हैं। जैसे पंजाब में ना एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने ना फॉर एग्जांपल 15 ट्रैक्टर खरीदे, 20 हार्वेस्टर खरीद लिए, तो इससे ना 100 मेंबर्स का काम चल गया। हर एक मेंबर को अलग से ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ गए? नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो फसलों की वैल्यू एडिशन में भी हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए फसल की पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है, प्रोसेसिंग है। जैसे मिलेट है, मिलेट उगा लिया किसी किसान ने, सीधा मिलेट को बेचता तो इतना पैसा नहीं मिलता, मिलेट के बिस्किट्स बना दिए जो हेल्दी हैं, तो इससे ज़्यादा फायदा होगा। मतलब थोड़ी सी प्रोसेसिंग हुई, ज़्यादा फायदा होगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसमें हेल्प करते हैं, जो शुरुआती छोटी सी प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद चैलेंजेस बताए जाते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के। सबसे पहले है फाइनेंस की कमी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखो फाइनेंस की कमी से जूझना पड़ता है, आसानी से लोन नहीं मिलता, एसेट बेस वीक होता है, इस वजह से बैंक लोन देते नहीं हैं। फिर है इक्विटी की लिमिटेशन। जो एफपीओ के मेंबर्स हैं वो छोटे किसान होते हैं, पेइंग कैपेसिटी उनकी लिमिटेड होती है, तो इस वजह से उनका से नहीं होता एफपीओ को चलाने में। फिर देखो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की भी कमी है। हमने बोल तो दिया कि वैल्यू एडिशन करें, मार्केटिंग करें तो ज़्यादा फायदा होता है एफपीओ के थ्रू, लेकिन एफपीओ में कोई तो होना चाहिए ना जो मार्केटिंग से अवगत हो, जो वैल्यू एडिशन से अवगत हो, जो लीगल मैटर हैंडल कर सके। तो कई बार प्रोफेशनल्स की कमी होती है एफपीओ को चलाने में, इस वजह से बहुत सारे एफपीओ बन तो गए लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है। आप बोलोगे सर जो ऐसे लोग बाहर से हायर कर लें प्रोफेशनल्स, इतने पैसे नहीं होते ना कई बार एफपीओ के पास में कि वो बाहर से जो प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो हायर कर सकें। तो लास्ट में कुछ ना सॉल्यूशंस दिए जाते हैं एफपीओ को चलाने के लिए। सबसे पहले देखो प्रोफेशनल बिजनेस मॉडल होना चाहिए, वैल्यू एडिशन पे फोकस हो, प्रोसेसिंग पे फोकस हो, पैकेजिंग पे फोकस हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो, तब जाके फायदा होगा। तो एफपीओ को ट्रेनिंग दी जा सकती है। ट्रेनिंग जैसे देखो लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव करें सरकार एफपीओज में, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज बढ़ाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए ऑर्गेनाइज करें, उन्हें एफपीओ को ना डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज करना सिखाएं कि कैसे आप खेती में डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हो। कुछ भी लोग सीख गए तो पूरा एफपीओ सीख जाएगा, जितने भी मेंबर है सब सीख जाएंगे। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं, देखो एफपीओ का जो कैंपेन है वो 10,000 तक रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। रूरल इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एफपीओ जरूरी हैं इसलिए, लेकिन एफपीओ ऐसा ना हो बन जाए फर्दर फिर बढ़िया से एक्ट ना करें। एफपीओ अच्छे से अपना पोटेंशियल यूज कर सकें, इसलिए सरकार का इंटरवेंशन भी जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। एफपीओ वाला पॉइंट तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कैसे 10,000 एफपीओ पूरे हो चुके हैं। अगर पहले वाले भी काउंट कर दें तो फिर 44,000 हो जाएंगे। बहुत सारे एफपीओ का टर्नओवर तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, वो रूरल यूनिकॉर्न है। 40% मेंबर हैं इन एफपीओज की। टोटल 30 लाख किसान मेंबर है एफपीओ के, जिसमें से 40% वुमेन है, तो वुमेन एम्पावरमेंट का भी प्लेटफॉर्म है। पर्पज़ क्या है एफपीओ का? बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होती है। एफपीओ बहुत पुराने हैं, 1904 से हैं। तब बहुत सारे कोऑपरेटिव बने थे लेकिन सफल नहीं हो पाए, कुछ ही सेक्टर में सफल हो पाए जैसे फर्टिलाइजर, शुगर वगैरह।
एफपीओ और कोऑपरेटिव में डिफरेंस भी हमने समझा। कोऑपरेटिव 1 वोट 1 मेंबर के कंसेप्ट पर आधारित है, डेमोक्रेटिक है। एफपीओ कंपनी की तरह काम करता है। ये बेनिफिट होते हैं फार्मर्स को एफपीओ से, बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, टेक्निकल सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग, फाइनेंस मिल जाता है और अच्छे से बीज वगैरह खरीद सकते हैं, अपनी फसल बेच सकते हैं, लॉजिस्टिक यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे का, रिसोर्स पूलिंग कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? फाइनेंस नहीं मिलता, एक्सपर्टीज़ की कमी है, छोटे किसानों को इक्विटी कम मिलती है, उनका से कम होता है। ये सारे सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए। प्रोफेशनल्स होने चाहिए, वैल्यू एडिशन जरूरी है, सरकार ट्रेनिंग दे सकती है। फिर देखो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से संबंधित हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था। ये सारे डेटा संबंधित पॉइंट थे। 9% कंट्रीब्यूट करता है देश की जीडीपी में। 2030 तक 3 करोड़ लोग काम करेंगे। ये चैलेंजेस है जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स फेस करते हैं। फ्रेगमेंटेड एम्प्लॉयमेंट, डॉक्यूमेंटेशन बैरियर, सर्टिफिकेट नहीं मिलता, BOCW ने पैसा इम्प्लीमेंट नहीं दिया नहीं वर्कर्स को जो 70,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। इंटरस्टेट मोबिलिटी संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, समय समय पे उनका काम डिसरप्ट हो जाता है। ये सारे सॉल्यूशन हैं। एक यूनिफाइड नेशनल लेबर आईडी सिस्टम होना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर वेलफेयर होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन सिंपल हो, अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट उनकी हो, जैसे नई नई चीज़ें आ रही है, ग्रीन बिल्डिंग्स, ये सब। सेफ और डिग्निफाइड वर्क इन्वायरमेंट हो उनके लिए, जैसे सेफ्टी गियर वगैरह। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।